आजाद सीजीपीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ऐश्वर्य अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नवंबर और दिसंबर 2023 का करंट अफेयर का यह वीडियो होने वाला है और करंट अफेयर की वीडियो सीरीज में आखिरी श्रृंखला होगी आपकी। इस तरीके से जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर आपके पूरे हो जाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से पर्याप्त होंगे। रही बात जनवरी के करंट अफेयर को करना है या नहीं करना है, चांसेस कम है, लेकिन फिर भी जनवरी के करंट अफेयर को आप देखकर जा सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन एक बात की और जानकारी आपको देना चाहूंगा, इस सभी करंट अफेयर के पीडीएफ अब आपको प्राप्त होंगे हमारे नए एप्लीकेशन पर जिसका नाम है आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप। जी हाँ, इसके पहले तक आप आजाद सीजीपीएससी एकेडमी का एंड्रॉइड एप्लीकेशन देखते आ रहे थे, लेकिन अब आपको एक नया एप्लीकेशन हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा दिया जा रहा है जो सभी प्लेटफॉर्म को मिलाकर एक प्लेटफॉर्म होगा, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप। ठीक है, इस नाम से आपको प्ले स्टोर में सर्च कर लेना है, ये ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और यहां पर आपको सारे एग्जाम के कोर्सेज मिलेंगे। जैसा आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो छत्तीसगढ़ के जो भी एग्जाम है उससे रिलेटेड आपको इसमें कोर्सेज दिखेंगे जो अभी तक आप देखते आ रहे हैं, चाहे सुगर छत्तीसगढ़ सीरीज हो, समन्वित सीरीज हो, मेरे द्वारा पढ़ाया गया ऐप मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स हो, इंडिविजुअल में जनजाति रिलेटेड कोर्स हो, पंचायती राज व्यवस्था का कोर्स हो, सब कुछ आपको इस ऐप के अंतर्गत मिल जाएगा बड़े आसानी से। बस आपको ये करना है, ऐप इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला जो आपका पेज आएगा उसमें आपको ये सारे एग्जाम्स पूछेंगे जिसमें यूपीपीएससी भी है, यूपीएससी भी है, सीजीपीएससी भी है। तो आपको सीजीपीएससी वाले एग्जाम पे क्लिक कर लेना है और परमानेंट वो आपका जो पेज है वो सेव हो जाएगा, वो एग्जाम सेट हो जाएगा और उसी से रिलेटेड ही कोर्स केवल आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर सभी एग्जामों के बीच आपको अपना कोर्स नहीं ढूंढना है, आपका जो भी कोर्स है जैसे सीजीपीएससी या व्यापम उसको एक बार सेट कर लेना है, उसी से रिलेटेड कोर्स ही आपको नजर आएगा। ठीक है, तो आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। नया अपग्रेडेड हम ऐप भी लॉन्च हमने रिसेंट में किया है। सारे पीडीएफ आपको करंट अफेयर के यहीं से प्राप्त होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नवंबर दिसंबर करंट अफेयर 2023। पहले हम देखेंगे नवंबर महीने का करंट अफेयर। आइए, जैसे मैंने कहा चुनाव विशेष ये करंट अफेयर होगा, ध्यान रहे चुनाव हुआ है तो नवंबर दिसंबर जो आपका करंट अफेयर रहना है चुनाव विशेष होने वाला है। चुनाव से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बिल्कुल अपेक्षित है और एक महत्वपूर्ण सेक्शन बन जाता है और बहुत सारे प्रश्न हम उम्मीद करते हैं। तो ये वीडियो श्रृंखला चुनाव विशेष भी होने वाली है। ठीक है, तो इस चुनाव से रिलेटेड बातें बहुत सारी मिलेंगी। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ की चुनावी जंग कब कब दो आपके स्टेज में होने थे, नवंबर 7 और नवंबर 17। ठीक है, मतगणना की तिथि थी 3 दिसंबर। क्लियर? ठीक है, कुल सीटें विधानसभा की कितनी है छत्तीसगढ़ में? 90। ओके, बीते दो विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो 2013 के चुनाव का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन था पार्टी वाइज वो ये था और 2018 में आपका पार्टी वाइज ये था। बीजेपी या कांग्रेस संबंधी प्रश्न आने की संभावना कम है क्योंकि एक तरीके से ये पीसीएस का पेपर है तो पार्टी विशेष पूछने की संभावना कम ही रहेगी। ठीक है, इसी कारण इसे आप देख सकते हैं कि 2013 में किसको कितनी सीट मिली थी और 2018 में किसको कितनी सीट मिली थी, ये कंपैरिजन है। अभी देखो चूंकि नवंबर का करंट अफेयर है इस कारण हम 2023 के चुनाव परिणाम की बात नहीं कर रहे हैं, वो दिसंबर के करंट अफेयर में करेंगे इसी वीडियो के अंतर्गत। आइए आगे बढ़ते हैं। 2023 की बात करें चुनाव तो 2 चरणों में ये आयोजित हुआ। पहला चरण 20 सीटों पर आयोजित हुआ था और ये हुआ था 7 नवंबर को। दूसरा चरण आयोजित हुआ 70 सीटों पर 17 नवंबर को। ठीक, और दोनों का परिणाम निकल के आया 3 दिसंबर को जो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, कुल विधानसभा सीट थी 90। इसमें कितनी अनारक्षित, कितनी अनुसूचित जाति के लिए, कितनी अनुसूचित जनजाति के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो अनारक्षित के लिए 51 सीट अनरिजर्व, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 29 सीट और अनुसूचित जाति मतलब एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 10 सीट रिजर्व है विधानसभा में। तो 51, 29 और 10 मिलाकर कितने हो जाते हैं? कुल 90 सीट। ठीक है, हर एक बातें चुनाव से संबंधित बिल्कुल एग्जाम में करके जाना है, कोई चांस नहीं है छोड़ने का, एग्जाम में आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। कुल मतदाताओं की बात करें तो देखिए 2,03,60,240 मतदाता। क्या ऐसे करना है? नहीं, 2.03 करोड़ मतदाता करके आप ध्यान में रख लीजिए बस केवल। ठीक है, इतने मतदाता, बस इतना दिमाग में कर लीजिए। पुरुष मतदाता कितने हैं, महिला मतदाता कितनी है, ठीक है, उसमें फिर दिव्यांग कितने, थर्ड जेंडर कितने हैं, ये अलग अलग करने की जरूरत नहीं है आपको, केवल कुल मतदाता ध्यान में रख लीजिए, इतना पर्याप्त होगा। संक्षिप्त पुनरीक्षण, ठीक है, के बाद फिर से पुनरीक्षण किया गया कि कुल मतदाता और कितने हैं, तो उसमें पाई गई इतने की वृद्धि। ठीक है, तो इसमें और इतने ऐड हो जाएंगे, 7,19,825 मतदाता और पाए गए। इस छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव का शुभांकर जो था वो था चुनई चिरई। क्या था? चुनई चिरई। इसका बैनर भी देख लीजिए, ये रहा चुनई चिरई। ठीक है, तो ये शुभांकर है। हर एक स्पोर्ट्स वगैरह की बात करें, अगर राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर या फिर कोई बड़ा इवेंट होता है तो उसका एक शुभांकर होता है।
शुभंकर होता है, तो ये एक शुभंकर है, चुनई चिरई, ठीक है। ये इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की शुभंकर है। इसका टैगलाइन क्या था इस चुनाव का? मेरा वोट मेरी आवाज, मेरा वोट मेरी आवाज, ध्यान रहे हर एक बात, ठीक है। ये इसका पूरा बैनर है। आगे बढ़ते हैं। मतदान प्रतिशत की बात की तो कौन से बोल सकते हैं कि चरण में कितने प्रतिशत मतदान हुए? तो प्रथम चरण में मतदान हुए 76.47%, दूसरे चरण में मतदान हुए 75.88%, और कुल मतदान पूछा जाए दोनों चरणों को मिलाकर औसत तो 76.31% दोनों चरणों को मिलाकर इतने मतदान हुए छत्तीसगढ़ में। तो ये डेटा हो जाता है इंपॉर्टेंट, ये तीसरा वाला 76.31%। सर्वाधिक मतदान प्रतिशत, सर्वाधिक मतदान कहां हुआ प्रतिशत के अनुसार? कुरुद में, कुरुद जिला में कितना? 90.15%। दूसरे नंबर पे सर्वाधिक मतदान हुआ सिहावा में 87.64%, और तीसरे नंबर पे खरसिया में हुआ 86.67। तो सबसे इंपॉर्टेंट कुरुद हो जाता है, पहला ध्यान रख लीजिए। न्यूनतम मतदान वाला जिला भी ध्यान रखना है प्रतिशत अनुसार, तो बीजापुर न्यूनतम मतदान हुआ यहां पर 48.37। रायपुर उत्तर, रायपुर नगर उत्तर में भी मतदान दूसरे नंबर पे सर्वाधिक कम हुआ, कम, ठीक है, सर्वाधिक नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, न्यूनतम बोलना चाहिए, ठीक है। और रायपुर नगर निगम पश्चिम में तीसरे नंबर पे न्यूनतम मतदान हुए 55.94%, करेक्ट। भाषा के शुद्धि के चलते सर्वाधिक कह दिया था मैंने, न्यूनतम होगा। तो ये 3 न्यूनतम मतदान वाले क्षेत्र, जिले। तो सबसे पहला बीजापुर को ध्यान रखना है, सबसे न्यूनतम जो मतदान हुआ बीजापुर में हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चूंकि हम एग्जाम की तरफ बढ़ रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा वीडियो की लेंथ जो है कम से कम रहे, थोड़ा ज्यादा स्पीड से चलूंगा, आपको भी उसी स्पीड से कवर करना है, क्योंकि फैक्ट है इसमें कुछ चीजें समझने वाली है नहीं, डेटा आपको अपने तरीके से रिवाइज करना ही पड़ेगा, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, लेकिन वीडियो के माध्यम से चूंकि सुन के करना चाहते हैं कर लीजिए, तो थोड़ा स्पीड में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे छोटा मतदान केंद्र अगर बात करें तो शेराडांड विकासखंड सोनहट, जिला कोरिया, सोनहट की बात की तो कोरिया, ठीक। विधानसभा क्षेत्र भरतपुर सोनहत, ठीक है ना, विधानसभा क्षेत्र भरतपुर सोनहत करके आता है। शेराडांड नाम का एक जो था मतदान केंद्र था, सबसे छोटा, मात्र 5 वोटर वोट देने आए, 5 वोटर थे उसमें, 3 पुरुष और 2 महिला, ये सबके फोटो है। चूंकि विशेष बात है सबसे छोटे में केवल 5 वोटर, तो विशेष बातें बन जाती करंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखेंगे इसका नाम विकासखंड सोनहट, जिला कोरिया, केवल 5 वोटर, ठीक है, 2 महिला 3 पुरुष, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल 7 राजनीतिक पार्टियों ने इस चुनाव में भाग लिया। 4 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां थी और 3 क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां थी। आपको डेफिनेटली ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, ये एग्जाम में जरूर करके जाए, इससे भी प्रश्न आने की पूरी संभावना है। किन पार्टियों को राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया जाता है, स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछा जा सकता है, ये आपका होमवर्क है मेरी तरफ से। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी थी साथ में? भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा, बहुजन समाजवादी पार्टी जिसके नाम से हम जानते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय पार्टी के तौर पे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, जिसको जोगी कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, और तीसरी जो क्षेत्रीय पार्टी थी वो थी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। कुल मिला के कितने हो गए? 7, ठीक है। 3 क्षेत्रीय पार्टी और 4 राष्ट्रीय स्तर की पार्टी। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए, अब देखो चुनाव रिलेटेड बातें नवंबर की जो थी वो हो गई पूरी, अब दिसंबर जैसे ही लगेगा इसमें हम परिणाम की भी बात करेंगे। अब दूसरी चीजें देखते हैं नवंबर से। गमावाड़ा या गमेवाड़ा महापाषाणी काल की सभ्यता के धरोहर वहां प्राप्त हुए, इस कारण ये चर्चा में आए। तो गमावाड़ा तहसील किसमें आता है? बचेली। बचेली की बात की तो दंतेवाड़ा आना चाहिए। तो यहां पर महापाषाणी काल के कुछ धरोहर प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जिसमें मुख्य क्या है? मृतक स्मृति स्तंभ, मृतक स्मृति स्तंभ, टूम स्टोन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको दफनाने के बाद वहां पर स्मारक के तौर पे पत्थर गाड़ दिया जाता है, उसी की बात कर रहे हैं। राज्य संरक्षित स्मारक के तौर पे महापाषाण काल की सभ्यता के हैं ये, और राज्य संरक्षित स्मारक इसको घोषित किया गया है। मृतक स्मृति स्तंभ क्या होते हैं? तारों की बाढ़ से घिरे स्थान में अनेक कलात्मक रचना, ठीक है, ये मिली है। गमेवाड़ा में रहने वाले आदिवासियों की परंपरा और रीति रिवाजों से संबंधित कुछ धरोहर मिले हैं। परंपरा अनुसार अपने स्वजनों के मठों को चिन्हांकित करने के लिए, ठीक है, मठों पर मृत व्यक्ति के व्यक्तिगत हिसाब से मूर्ति बना दी गई पत्थरों में। जैसे अगर किसी व्यक्ति को शिकार पसंद है तो शिकार करते हुए हाथ में तीर लिए हुए व्यक्ति का मूर्ति बना दिया गया। किसी को खेती करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसके हाथ में हल देकर चित्रित करता हुआ एक मूर्ति बना दिया गया पत्थर में। तो इस तरीके से पत्थर बनाए गए, और उसकी फोटो देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है ये इसकी फोटो है। इस तरीके से महापाषाणी स्मारक मिले, करेक्ट, जिसमें अब एकदम से मूर्ति का शेप तो नहीं, लेकिन हाँ उसमें ऐसी दिख रही है कि एक व्यक्ति तीर लिया हुआ है, एक व्यक्ति हल लिया हुआ है, वैसा। वैसे ही अगर महिलाओं की भी मूर्ति बनाकर रखी गई, अगर नृत्य करना पसंद है किसी महिला को तो नृत्य करते हुए दे दिया, उसको उन्होंने गुंजड़ पकड़ा हुआ है ऐसा उस मूर्ति में प्रतीत किया गया।
मठ को देखकर मठ पर रखी कलात्मक मूर्तियों के आधार पर मृतक की सामाजिक और माली हालत की भी अंदाज लगाया जा सकता है। डेफिनेटली कौन क्या है, तो इससे ही अंदाजा लगाए कि कौन कृषि कर रहा है, कौन शिकार पसंद है किसको, इस तरीके से। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय रबर मिशन में बस्तर को शामिल किया जा रहा है। भारतीय रबर मिशन प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया एक मिशन है रबर के उत्पादन को लेकर। क्यों किया गया बस्तर ही? कि बस्तर में केरल के समान, केरल में होती है रबर की खेती, तो केरल के समान कुछ समानता पाई गई, जलवायु समानता डेफिनेटली। ठीक है, तो बस्तर को चुना गया, ट्रायल भी किया गया था, उसी से संबंधित सारी बातें। तो छत्तीसगढ़ का पहला जिला जहां रबर की खेती होगी। बस्तर की जलवायु जैसे मैंने कहा केरल जैसी है, अनुकूल है रबर की खेती के लिए। देखो जो रिक्वायरमेंट है रबर की खेती के लिए वो ये है सारा रिक्वायरमेंट, और ये सारी जो चीजें हैं ना ये केरल में पाई जाती है। जैसे पीएच मान 4.5 से 6 होना चाहिए। तापमान अगर बात करें तो देखो एसिडिक है ना, 6 से कम, 7 से कम जो पीएच मान रहता है वो क्या होता है, अम्लीय। और बस्तर की मिट्टियों के बारे में जब हमने अपने कोर्स में पढ़ा था तो ये बताया कि बस्तर में जितनी भी मिट्टियां पाई जाती है अलग अलग प्रकार की, सबकी प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, जबकि छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में पाई जाने वाली मिट्टियां जो है उसकी प्रकृति क्षारीय भी होती है। क्लियर? लेकिन बस्तर में जितनी मिट्टियां मिलेगी उसकी प्रकृति अम्लीय होगी, अम्लीय। ठीक, तापमान 25 से 30 डिग्री रहना चाहिए औसतन, और वर्षा जो है 150 से 200 मिलीमीटर तक होनी चाहिए। मिलीमीटर नहीं सेंटीमीटर होगा आई थिंक। ठीक है, क्योंकि 150 से 200 की बात कर रहा है। करेक्ट, तो ये सारे रिक्वायरमेंट जो है बस्तर में मिलते हैं, तो रबड़, इसी कारण रबड़ के उत्पादन के लिए चुना गया। रबर मिशन जैसे मैंने कहा प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया ये मिशन है। इस मिशन के तहत 2026 तक भारत में 5 लाख हेक्टेयर में रबर प्लांटेशन किया जाएगा। रबर के पौधा, रबर का एक पेड़, मतलब पेड़ होता है, उसी से रबर निकाला जाता है, उसके रस से मतलब उसका उत्पादन होता है। तो 5 लाख हेक्टेयर में रबर का प्लांटेशन किया जाएगा, 5 लाख हेक्टेयर में। ठीक है, ये ध्यान रखें डेटा। 26 तक भारत सरकार के रबर मिशन में छत्तीसगढ़ में बस्तर शामिल किया गया। ठीक, ये फोटो आप देख पा रहे हैं, ये रबर का पेड़ जिसमें से एक रस निकलता है दूधिया जैसा, इससे ही रबर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यहां इस साल जून जुलाई में प्रायोगिक तौर पर कृषि महाविद्यालय के द्वारा 2 एकड़ में लगाया गया और सफलता भी प्राप्त हुई। और जैसे सफलता प्राप्त हुई फिर इस मिशन के लिए बस्तर को चुन लिया गया। ठीक है, तो ध्यान रहे 1 एकड़ में लगभग 150 पौधे लगाए जाते हैं। पौधे में उत्पादन शुरू होने के लिए 7 साल का समय लग जाता है। पेड़ जब भी लगाया उसमें ये रबर वाला जो रस देख पा रहे हैं दूध जैसा, उसको आने में 7 साल का समय लग जाता है। और लगभग 7 साल के बाद 40 साल तक वो पौधा जो है लगातार जो है इस तरीके से रबर का उत्पादन, मतलब रबर से संबंधित जो रस रहता है वो देता जाता है। ठीक है, तो अच्छी खासी आमदनी को ध्यान में रखते हुए किसानों की यहां पर ये किया जा रहा है। आगे बढ़े, गुप्तेश्वर धाम की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए कहां गुप्तेश्वर धाम छत्तीसगढ़ और उड़ीसा प्रांत के मध्य बहने वाली शबरी कोलाब नदी के किनारे ये स्थल चिन्हांकित किया गया। शबरी नदी किनारे एक छोटी पहाड़ी पर गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग है। इसकी ऊंचाई लगभग 5 फीट, गोलाई 8 फीट है और 265 सीढ़ियां चढ़ने के बाद गुप्तेश्वर के दर्शन होते हैं। गुफा के ठीक सामने नंदी की विशाल प्रतिमा है, वहीं दोनों तरफ श्रृंगी और भंगी की प्रतिमाएं भी है। प्राकृतिक शिवलिंग के तौर पे अगर हम भारत की बात करें, भारतवर्ष की बात करें, तो हमको अमरनाथ की गुफा ध्यान में आती है। छत्तीसगढ़ में इसके पहले प्राकृतिक शिवलिंग की बात करें तो भूतेश्वर महादेव की बात हमारे सामने आती है, हमारे ध्यान में आती है। ठीक है, भूतेश्वर महादेव गरियाबंद। अब गुप्तेश्वर धाम को भी ध्यान में रखते हैं प्राकृतिक शिवलिंग के नाम से। पौराणिक मान्यता की बात करें, यहाँ पर पौराणिक मान्यता यह है कि भस्मासुर जब भगवान शिव के सामने वरदान प्राप्त करता है कि वो किसी को भी स्पर्श करे तो वो भस्म हो जाए, तो भस्मासुर में यह वरदान पाकर स्वयं शिव भगवान को ही छूने निकल चलता है। तो यहाँ पर किंवदंती ऐसी है कि भगवान शिव इसी भस्मासुर से बचने के लिए इस गुफा में छुप जाते हैं, और अपने ऊपर आए को संकट को टालने का प्रयास करते हैं। तो यहीं से उनकी स्थापना यहाँ पर हुई है, ऐसा बोलते हैं। एक और मान्यता यह भी है, भगवान राम वनवास के दौरान जब दंडकारण्य पहुंचे थे तो इसी गुप्तेश्वर की गुफा में अपना चतुर्मास जो है वो व्यतीत किया था उन्होंने। विशेष बातें देखिए, यह स्थल छत्तीसगढ़ उड़ीसा की अमरनाथ गुफा के नाम से जानी जाती है। जैसे कि मैंने कहा भारतवर्ष में बात करें प्राकृतिक गुफा शिवलिंग के तौर पे तो अमरनाथ की गुफा ध्यान में आती है, तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा की अमरनाथ गुफा के नाम से। ठीक है, गुप्तेश्वर में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर 3 दिवसीय मेला भी आयोजित होता है। पूछ देगा गुप्तेश्वर में प्रतिवर्ष मेला, ठीक है, ये कहां पर है? तो ध्यान रखें, सीमा की बात कर रहे हैं, कोलाब नदी मतलब, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की कौन सी सीमा बनाती है? दक्षिण पूर्वी सीमा बनाती है कोलाब नदी। ठीक है, कोलाब नदी को किस नाम से जानते हैं हम लोग? शबरी नदी के नाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ में। करेक्ट। चूना पत्थर में यहां पर ना चूना पत्थर से निर्मित अनेक संरचनाएं भी है। ठीक है, अभी देखो एक दूसरे गुफा की बात करें। देखो इसी शिवालय के बगल में एक और कारी गाय नामक की प्राकृतिक गुफा है। कारी गाय नामक एक प्राकृतिक गुफा है। क्यों? वहां पर ना चूना पत्थर से निर्मित
बहुत सारी अनेक संरचनाएं हैं। उन संरचनाओं से टिपकता हुआ पानी दूधिया होता है, दूधिया, ठीक है, मतलब थोड़ा सा सफेद होता है पानी, और वो शिवलिंग पर गिर रहा है, वो शिवलिंग पर गिर रहा है, छोटा सा शिवलिंग भी है वहां पर। तो ऐसा लग रहा है कि गाय के दूध से शिवलिंग, शिव भगवान का अभिषेक हो रहा है, ठीक है। अब दूध कौन देती? गाय, ठीक है, अब दूधिया जल है, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा कारी गाय नामक प्राकृतिक गुफा, ठीक है, मतलब कारी गाय गुफा। क्लियर है? आगे बढ़े। ये रहा वो शिवलिंग जिसकी बात हम कर रहे थे, काफी अद्भुत नजारा, ठीक है, काफी अद्भुत शिवलिंग पूरे शेप में अपने, है ना, काफी बोल सकते हैं एकदम शिवलिंग का ही रूप है। तो भगवान आप सबको आशीर्वाद दे, आप अपने लक्ष्य में सफल हो। प्रणाम कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ई लर्निंग का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नेहरू पुस्तकालय को, ठीक है, ध्यान रखते चलें, एक एक ये फैक्चुअल चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय भुवनेश्वर में आयोजित पुस्तकालय अध्यक्षों के सम्मेलन में यह प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा। किस लिए? ठीक है, तो कंसोर्टियम फॉर ई रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर, जिसको सेरा के नाम से जाना जाता है। अगर इन सब के बारे में जानकारी चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ के केवल आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बेहतर उपयोग और अधिकतम पाठकों द्वारा सर्वश्रेष्ठ उपयोग किए जाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। मध्य भारत का क्षेत्रीय पुस्तकालय नेहरू पुस्तकालय को ही कहा जाता है, माना जाता है, मतलब। बढ़ते हैं आगे। यह पुरस्कार मिलता हुआ आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो नेहरू पुस्तकालय को मिला ई लर्निंग का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत, ठीक है। चल, बांके बिहारी मंदिर, इसके बारे में हम बात करेंगे। नया पारा सदर बाजार रायपुर के अंतर्गत, ये 153 साल पुराना मंदिर है, चर्चा में आया। क्यों? 3 करोड़ रुपए की लागत से इसका स्वरूप बदला जाएगा, रिनोवेशन किया जाएगा इसका, ठीक है। तो राजधानी में प्रदेश का पहला ऐसा मंदिर है जहां देवी देवताओं के साथ ना स्वतंत्रता सेनानियों की भी मूर्तियां रखी जाएंगी, तस्वीरें रखी जाएंगी, माफ करो, तस्वीरें रखी जाएंगी, और इस तरीके से इसका रिनोवेशन होगा, ठीक है। तो ये चर्चा में आया, 153 साल पुराना मंदिर है ये बांके बिहारी मंदिर। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट 2023 10वां संस्करण, ठीक है। इंडियाज गॉट टैलेंट जानते हैं, ठीक है, प्रतिवर्ष आता है एक चैनल पर। तो उसमें खास बात क्या रही? हमारे छत्तीसगढ़ से अबुझमाड़ के मल्लखंब जाबाज इसमें विनर रहे, विजेता रहे, ठीक है। तो ये अबुझमाड़ मल्लखंब और खेल अकादमी नारायणपुर के अंतर्गत आते हैं छत्तीसगढ़। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ का, नारायणपुर का और इस अबुझमाड़ मल्लखंब और खेल अकादमी का नाम रोशन हुआ। और टीम का नाम क्या है जो जीती है, विजेता है? अबुझमाड़ के मल्लखंब जाबाज, ये जीते। इस पूरे टीम के मेंबर का नाम है, विजेताओं के नाम है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी एग्जाम में इतने सारे नाम याद करना संभव थोड़े से, मतलब एक तरीके से मुश्किल हो जाता है, चाहे तो एक एक बार आप पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं। पुरस्कार, ट्रॉफी और 20 लाख रुपए नगद और अर्टिगा कार दी गई, ठीक है, अर्टिगा कार दी गई। अन्य उपलब्धि की बात करें यही विजेता टीम की, तो इसके पहले जून 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम के अंतर्गत बालक और बालिका वर्ग में टीम ने चैंपियनशिप में तृतीय स्थान बनाया था, ठीक है। उसके अलावा अक्टूबर 2022 में 36वां नेशनल गेम्स सीनियर स्तर पर टीम चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक प्राप्त किया। 2023 मल्लखंब वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते। 37वें नेशनल गेम्स में 2 कांस्य पदक जीते। तो ये सारी इनकी उपलब्धि रही है इसके पहले भी, ठीक है। और ये टीम को बहुत बहुत बधाई, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने के लिए नारायणपुर से है ये पूरे टीम के जो जाबाज है वो है, ठीक है। बढ़े आगे। आइए, 46वां राउत नाचा महोत्सव 2023, जैसे आपको पता है प्रतिवर्ष राउत नाचा बिलासपुर में आयोजित होता है बहुत ही बड़े स्तर पर। इस बार आयोजित हुआ 2 दिसंबर 2023 को। इसकी शुरुआत हुई है 1978 से। संस्करण कौन सा है इस बार का? 46वां। हर एक बात है, संस्करण कौन सा है, कब से शुरू हुआ, इस बार कब हुआ, प्रथम विजेता कौन रहा, बसिया दल, पुरस्कार 15,001 रुपए का। बाकी द्वितीय तृतीय स्थान पर अनेक लोग हैं, जैसे द्वितीय स्थान पर 2 लोग, तृतीय स्थान पर 3 समूह, मतलब बोलना चाहिए, ठीक है, दल बोलना चाहिए एक्चुअली में, तो वो है, चाहे आप देख सकते हैं, प्रथम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा राउत नाचा जो महोत्सव है ये बिलासपुर में ही आयोजित होता है। विशेष बात इसके बारे में हम जब लोक कला संस्कृति पढ़ते हैं तब भी आता है, करेक्ट। बढ़ते हैं आगे। राउत नाचा महोत्सव बिलासपुर 2023 छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध राउत नाचा, ये रहा उसका पूरा फोटो जिसमें आप देख सकते हैं 46वें संस्करण के अंतर्गत बिलासपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। बढ़े आगे। आइए, 37 नेशनल गेम्स की बात की है, गोवा में आयोजित हुआ था ये 2023 में, 37वां था, ध्यान रहे, राष्ट्रीय खेल 37वां। ये शुभंकर कौन है? ये शुभंकर है बाइसन,
ठीक है, भारतीय बाइसन, ठीक है, जो थे मोगा। तो शुभंकर वगैरह सब करना होता है, तो इस राष्ट्रीय खेल के शुभंकर थे मोगा, मोगा नाम है इनका, बाइसन है ये एक। ठीक, कब से कब तक आयोजित हुआ? 26 अक्टूबर से 9 नवंबर आयोजित हुआ। गोवा में आयोजित हुए तो पहले देख चुके हैं। 5 शहरों गोवा के, मापुसा, मडगांव, पंजिम, पोंडा और वास्को। शामिल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश के, और सेवा खेल नियंत्रक भी इसमें शामिल हुए। ठीक है, SSCB, खेल सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड, ये भी इसमें शामिल हुआ था, ध्यान रहे। तो पदक तालिका बात करें, पहला स्थान जो है पाया इस राष्ट्रीय खेल में, वो महाराष्ट्र ने पाया, 228 पदक कुल जीते। दूसरे नंबर पर है सर्विसेज, जिस सर्विसेज की बात कर रहे हैं, इस बोर्ड की बात कर रहे हैं वो, और तीसरा जो है वो हरियाणा रहा। ठीक है, तो ये क्रम है, पहले नंबर पर राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र। क्लियर, आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ का स्थान रहा 28वां, जो विशेष तो नहीं था, बिल्कुल अच्छा तो नहीं था परफॉर्मेंस, बाकी ठीक है, जो विनर है उनके बारे में बात बिल्कुल करेंगे। 20 पदक टोटल जीते छत्तीसगढ़ के द्वारा, 2 स्वर्ण, 2 रजत और 16 कांस्य। भारोत्तोलन में 49 केजी कैटेगरी में ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है, कलारी पयट्टू कैंपुरू 40 से 60 केजी, ये सारे खेल के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है पिछले करंट अफेयर्स की सीरीज जब आप देखेंगे, मतलब इसके पहले के वीडियोस। मीशा गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने। छत्तीसगढ़ से कुल 227 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कुल कितने खेल खेले गए? 43 खेल खेले गए, ये भी ध्यान रखते जाना। पॉइंट पकड़ो, निचोड़ निकालना है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन से खेल नए शामिल हुए उनकी भी ये जानकारी है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये सारे खेल जो नए ऐड किए, इसको कम से कम आप ध्यान रख लेना। ठीक है, बढ़े आगे। ये इसका पूरा बैनर है, खेल मतलब पदक तालिका, छत्तीसगढ़ ने जितने जितने पदक जीते हैं किसमें किसमें, ये पूरी पदक तालिका है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। लिथियम खनन लाइसेंस के लिए केंद्र से टेंडर जारी किया गया। अब लिथियम का भंडार कहां मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। महेशपुर, गुचापुर, कटघोरा, कोरबा में। लिथियम से क्या बनता है? जितने आप बैटरी देखते हैं, चार्जेबल बैटरी जो आपके फोन में होती है, लैपटॉप्स में होती है, लिथियम से बनती है। तो भंडारण पाया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले तक हम जितना भी आवश्यकता होती थी ज़्यादातर चीन से आयात करते थे, तो इस कारण छत्तीसगढ़ में मिलना ये मतलब एक तरीके से बहुत बड़ी बात है। कटघोरा में 256.12 हेक्टेयर में लिथियम के भंडार की पुष्टि हुई। ठीक है, अब जहां पर भी पुष्टि ऐसी होती है फिर सरकार टेंडर निकालती है, कोई प्राइवेट कंपनी आती है, उस स्थान को अपने अंदर एक तरीके से अधिग्रहण उसका करती है और फिर वहां से उसका खनन शुरू होता है। तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसी के तहत टेंडर निकाला। ठीक है, भूगर्भ संरक्षण संस्थान और परमाणु खनिज अन्वेषण निदेशालय के द्वारा। बच्ची का आवाज है, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। ठीक है, बच्ची को अब चुप नहीं करा सकते, कितना भी बोलो चुप रहने। छोटी बच्ची है, 2 साल की, 2.25 साल की, तो उसका चालू रहता है। टेंडर, केंद्र सरकार के द्वारा व्यावसायिक खनन के लिए कंपोजिट लाइसेंस का टेंडर जारी किया गया था। इसके तहत माइनिंग लीज भी शामिल था। ठीक है, अभी लिथियम क्या होता है उसके बारे में देख लो। जैसे चांदी जैसे एक नरम धातु होता है, मोबाइल, लैपटॉप, व्हीकल सहित चार्जेबल बैटरियों के निर्माण में काम में आ जाता है। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन के अलावा औषधियों में भी इसका काम आता है। 1 टन लिथियम का मूल्य लगभग 60 लाख के रुपए के बराबर होता है। ये सारी इसकी जानकारी है। देखो, जैसे मैंने कहा 80% जो लिथियम की आवश्यकता होती है हम चीन से आयात करते हैं। भारत जो है 80% लिथियम चीन से आयात करता है। अन्य नवंबर से कुछ बातें देख लेते हैं। तो श्रीमंत झा छत्तीसगढ़ से, ये कौन है? उज्बेकिस्तान में आयोजित जो एशिया का पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने। तो पैरा आर्म रेसलिंग में दुनिया के तीसरे और एशिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं कौन? श्रीमंत झा। इस तरीके से इनको ध्यान रखेंगे। राम वन गमन पथ करके किताब का विमोचन हुआ, किसके द्वारा किया गया? लेखक है मेडिकल कॉलेज रायपुर के भूतपूर्व चिकित्सक डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोहित जी। इनकी आप छत्तीसगढ़ की बुक्स भी पढ़ रहे होंगे, बहुत लोगों के पास होगा भी, ये वही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में इन्होंने लिखा हुआ है। बस्तर जिले के 8 स्कूल, अगला पॉइंट, बस्तर जिले के 8 स्कूलों का पीएम श्री के लिए चयन किया गया। पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया में कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण मिलेगा। भाषा और गणित की मजबूती को मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा। देखो, ये इस तरीके से इसलिए है ना, एग्जाम टाइम है, वीडियो लाइन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लगभग 1 घंटा होगा, दोनों करंट अफेयर महीने का पूरा हो जाएगा। बढ़ते आगे, और फैक्ट भी बहुत सारे हैं क्योंकि चुनाव वर्ष था, चुनाव सारे बातें हैं। तो अब छत्तीसगढ़ करंट अफेयर दिसंबर का हम पूरा करने वाले दोस्तों। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर दिसंबर 2023। अब इसमें चुनाव रिलेटेड बातें ज़्यादा होंगी। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 का परिणाम आ चुका था 3 दिसंबर को, तो परिणाम से रिलेटेड सारी बातें। भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली? 54। देखते जाइए, बहुत सारे लोग अपडेट भी होंगे, नोट्स भी बना लिए होंगे, नहीं बने हैं कोई बात नहीं, इसको करके जाइए वीडियो, चुनाव से रिलेटेड प्रश्न नहीं छूटेगा। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 35।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 सीट मिली, बाकी अन्य को 0 सीट मिली। ठीक है, अब सब विशेष बातें हैं, हर एक बातें कवर होगी, देखते चलना। सबसे बड़ी जीत किस विधायक की रही? ठीक है, तो सबसे बड़ी जीत जो रही वो रही बृजमोहन अग्रवाल जी की, वो देख पा रहे हो बैनर। ठीक है, रायपुर, इनका क्षेत्र क्या है? रायपुर शहर दक्षिण। ठीक है, मैं जहां का मतदाता हूं ये वही क्षेत्र है, रायपुर दक्षिण। ठीक, तो बृजमोहन जी को वोट मिले 1,09,263 और इनके ऑपोजिशन मतलब इसमें थे, इनके विरुद्ध खड़े हुए थे महंत सुंदर राम सुंदर दास जी। ये जैसे अब दुधाधारी मठ जो आप सुनते हैं उनके महंत हैं। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से थी, इनको सीट मिली थी, टिकट मिली थी। 41,544 इनको वोट मिला। तो जीत का अंतर बृजमोहन जी का कितना रहा? 67,719। तो सबसे बड़ी जीत है, सबसे ज़्यादा मार्जिन से बृजमोहन अग्रवाल जीते। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सबसे छोटी जीत की बात करते हैं। उसमें भी सबसे छोटी जीत जो है ना, आशाराम नेताम भाजपा कांकेर को मिला। ये इनको मात्र 16 वोटों से जीते हैं। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इनको वोट मिला 67,980 और इनके विरुद्ध थे शंकर ध्रुवा कांग्रेस, इनको 67,964। देखो कितना खरा होगा। ठीक है, मात्र 16 वोट से हार गए। क्लियर? तो ये पूरा पेपर का कटिंग है, इसको आप चाहें तो देख सकते हैं, इसी कारण ये लगाया गया है साइड में। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात कर लेते हैं। चूंकि एक पार्टी थी क्षेत्रीय पार्टी, एक सीट इनको भी मिला है। तो देख लीजिए, 1 सीट तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, ये जो आपको नजर आ रहे हैं वो है, वर्तमान अध्यक्ष भी थे और यही जीते हैं। ठीक है ना। विधानसभा क्षेत्र पाली तानाखार से 13 जनवरी 1991 में इस पार्टी का गठन हुआ था और संस्थापक थे इसके दादा हीरा सिंह मरकाम इनके। ठीक है, मुख्यालय इसका ग्राम तीव्रता, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा में है। ठीक है, तो ये 1 सीट ही मिला, लेकिन विशेष बात इसलिए है क्योंकि डेफिनेटली एक पार्टी के तौर पे, क्षेत्रीय पार्टी के तौर पे आप ध्यान रख सकते हैं। ये 90 सीट का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कितनी सीट जीता। अब यहां पर देखो मत का प्रतिशत, वोट प्रतिशत, कितने कितने प्रतिशत मिले हैं, मतलब कुल वोटों में कितना प्रतिशत किसको मिला है। 46.2% वोट बीजेपी को मिला है कुल मतदान का, वैलिड वोट का। कांग्रेस को इतना, अन्य को इतना। ठीक, 2018 की कंपैरिजन में बात करें तो वोट प्रतिशत बीजेपी का बढ़ के कितना हुआ? 13.22%। कांग्रेस का ज्यादा घटा नहीं, केवल घटा है मात्र 0.36% वोट परसेंटेज घटने से देखो सीटें कितनी चली गई। तो ये मत प्रतिशत है, ध्यान रखें। ठीक है ना, बाकी का आप चाहे तो देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड इसलिए क्योंकि पहली बार 90 सीटों में कुल 19 महिला विधायक चुनकर आई। कितनी? 19। ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सारे एग्जाम में पिछले बार पूछा हुआ था जब 2018 का चुनाव हुआ था। ठीक है ना, किनका कौन सा क्षेत्र है, उनका नाम और किस पार्टी से संबंधित है, आराम से इसको देख सकते हैं। इतना कम से कम कर लेना कि एग्जाम में आए, ठीक है, एग्जाम में आए तो आप पहचान जाएं कि कौन सा ऑप्शन है, मतलब कौन कौन महिला विधायक रही, इतना कम से कम ध्यान में रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, माफ करो, हैं श्री विष्णुदेव साय जी। आप बोलेंगे अजीत जोगी। तो 3 वर्ष का कार्यकाल होने के बाद विधानसभा चुनाव घोषित हो गए रेगुलर। तो एक रेगुलर विधानसभा चुनाव के द्वारा चुनाव आयोजित होकर चुनाव में जीतने के बाद जो आदिवासी मुख्यमंत्री बने वो है विष्णुदेव साय जी श्री। ठीक है, शपथ ग्रहण इनका हुआ 13 दिसंबर 2023 को। राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है मुख्यमंत्री को शपथ, और राज्यपाल कौन है? श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी। आयोजित कहाँ हुआ था? साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में। उपस्थिति किसकी थी? तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी उपस्थित थे, गृह मंत्री अमित शाह जी भी उपस्थित थे। बाकी अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ की बात करें, माणिक साहा मुख्यमंत्री त्रिपुरा की बात करें, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा की बात करें, ये सारे उपस्थित थे। इसके अलावा भूतपूर्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल थे। अच्छी बात है, ऐसे दृश्य देखने को मिलने चाहिए। उप मुख्यमंत्री भूतपूर्व टीएस सिंहदेव भी शामिल थे। तो ये सारे शामिल थे। ठीक है, शपथ ग्रहण समारोह में। निर्वाचन क्षेत्र विष्णुदेव साय की बात करें तो इनका निर्वाचन क्षेत्र था कुनकुरी का। ठीक है, ये अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट से चुनाव लड़े थे। छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री हैं ये, क्रम में चौथे मुख्यमंत्री। विधानसभा कौन सी? 6वीं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन से? चौथे। 3 बार रमन सिंह बने। छत्तीसगढ़ के 6वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री हैं ये, ध्यान रहे। विधानसभा है 6वीं, मुख्यमंत्री है चौथे। ठीक है, हर एक बातें कवर करते चले। पीछे से बच्ची की आवाज आ रही है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करें। ठीक है, ओके।
आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जीवन परिचय है, आराम से राजनीतिक परिचय, जीवन परिचय, राजनीतिक परिचय बोल लीजिए। इसके पहले वो कौन कौन से प्रभार में थे, कौन कौन सा विभाग उनको दिया गया था, कब वो विधायक थे, कब वो बोल सकते हैं सांसद थे, ये सारी बात की इसमें जानकारी है। तो उनके जीवन परिचय से प्रश्न आने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी एक चांस ना लेते हुए आपको ये सारे डिटेल स्लाइड में मैंने ऐड करवा दिए हैं। आप चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रश्न आने की संभावना कम है कि इससे पहले वो क्या थे, क्या था ना, चांसेस कम है। बट फिर भी अगर देखना चाहे तो ये पूरा स्लाइड में ऐड है, देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। कि पूरा उनका इसका बैनर है। पारिवारिक पृष्ठभूमि आप देखना चाहें देख सकते हैं, कब से कब तक ये जैसे मैंने कहा सांसद, कब से कब तक मंत्री, राज्य मंत्री भी रहे ये बहुत समय तक। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन कौन रहे। तो श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, ठीक है ना, अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री थे, प्रथम 2000 से 2003 तक, पूरा कार्यकाल भी लिखा हुआ है। दूसरी तीसरी चौथी बार डॉक्टर रमन सिंह रहे, फिर डॉक्टर श्री भूपेश बघेल जी, फिर विष्णुदेव साय जी, ठीक है, क्लियर। तो दूसरे तीसरे चौथे विधानसभा के लिए रमन सिंह, पांचवी विधानसभा के लिए भूपेश बघेल और छठवीं विधानसभा के लिए विष्णुदेव साय, करेक्ट। सबकी पूरी कार्यकाल भी है। कांग्रेस के आदिवासी नेता अजीत जोगी 1 नवंबर 2000 को राज्य की स्थापना होने के साथ मुख्यमंत्री पहले बनते हैं और पहला विधानसभा चुनाव होने तक अंतरिम मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत होते हैं। तो ये अजीत जोगी कौन कौन थे, अंतरिम मुख्यमंत्री थे ये, इसी कारण इनको पहला जो बोल सकते हैं चुनाव लड़कर आने वाले आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पे पहला नहीं कंसिडर कर रहे हैं, पहला विष्णुदेव साय जी को कंसिडर कर रहे हैं, करेक्ट। बढ़े आगे, आइए। तो ये आप देख सकते हैं 23 साल में छत्तीसगढ़ के सीएम की शपथ कब, कहां, किसके द्वारा, पूरा स्थल का नाम भी है और कब कब उन्होंने शपथ लिया, ये पूरा डेट भी लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने कहा चुनाव के संबंध में कोई भी बातें आपको नहीं छोड़नी चाहिए, सारी चीजें हम लेकर आए। अब मुख्यमंत्री के अलावा छत्तीसगढ़ में इस बार 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए, ठीक है। 2 उप मुख्यमंत्रियों के नाम आप देखें, एक है अरुण साव और एक है विजय शर्मा। ये विजय शर्मा, ये अरुण साव। अरुण साव का निर्वाचन क्षेत्र था लोरमी विधानसभा सीट और विजय शर्मा का निर्वाचन क्षेत्र था कविकावर्धा विधानसभा सीट, ठीक है। चलो, ये जो उप मुख्यमंत्री का पद है ना, ये संवैधानिक नहीं है, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। एक तरीके से राजनीतिक संतुष्टिकरण के तहत कि कोई भी निराश ना हो, जैसे बहुत सारे मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं, बन तो कोई एक सकता है लेकिन बाकी क्या हो जाए, तो एक तरीके से संतुष्ट करने के लिए दावेदारों को इस तरीके के पद दे दिए जाते हैं। डेफिनेटली मंत्री का भी पद होता है, लेकिन जो एकदम मुख्यमंत्री बनना चाह रहा हो नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाया, ठीक है। तो उप मुख्यमंत्री के पद का परंपरा के अनुसार सृजन किया गया, ठीक है, सृजन किया गया, संविधान में नहीं था। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो राज्य सरकार का ये दूसरा सर्वोच्च रैंकिंग जैसे मैंने कहा होता है, कैबिनेट के बराबर का दर्जा वेतन मिलता है इनको, निष्कासन नियुक्ति पूरे मुख्यमंत्री के विवेक पर आधारित होती है। पूरा कैबिनेट ही बात करें तो मुख्यमंत्री के विवेक पर आधारित होता है, कैबिनेट के जितने भी मंत्री होते हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद का सृजन जो हुआ था वो पिछली विधानसभा में ही हुआ था, ठीक है, कांग्रेस के द्वारा हुआ था और पहले उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे टीएस सिंहदेव जी। ओके, चलिए आगे बढ़े। छठवीं विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए इस बार डॉक्टर रमन सिंह, इनका चुनाव क्षेत्र राजनांदगांव, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अध्यक्षों की सूची भी मैंने दे दी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी, कांग्रेस के थे ये, ठीक है। फिर भाजपा के, जिस पार्टी के सरकार का गठन होता है उसके ही अध्यक्ष होते हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, इस बार डॉक्टर रमन सिंह। इसके पहले कौन थे, चरणदास महंत, कांग्रेस के, ठीक है ना। कार्यकाल भी वही जो विधानसभा का होता है, बस। बढ़े आगे। छठवीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, अब देखें नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो अब जो नेता प्रतिपक्ष होंगे डॉक्टर चरणदास महंत जी होंगे। इनका चुनाव क्षेत्र है कौन सा, सक्ती। चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होती है उसके नेता प्रतिपक्ष चुने जाते हैं, ठीक है। अपोजिशन में सबसे बड़ा नेता, विपक्ष का सबसे बड़ा नेता नेता प्रतिपक्ष कहलाता है। तो इस बार चरणदास महंत होंगे। पिछले बार ये क्या थे, पांचवी विधानसभा के अध्यक्ष, पांचवी विधानसभा के अध्यक्ष थे ये। अब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आ गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष की सूची भी दे दी है शुरू से आखिरी तक। पहले नेता प्रतिपक्ष हुए नंद कुमार साय। डेफिनेटली 2 विनर पार्टी होती है, मतलब जो सरकार गठित करती है उसकी जो अपोजिशन पार्टी होती है उसके नेता प्रतिपक्ष होते हैं। तो पहली बार कांग्रेस की सरकार थी तो नेता प्रतिपक्ष किसके होंगे, भाजपा के,
ठीक है। अभी भाजपा की सरकार है तो नेता प्रतिपक्ष किसके होंगे? कांग्रेस के। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी तो नेता प्रतिपक्ष किसके रहे होंगे? भाजपा के। ठीक है ना? तो ये पूरी लिस्ट आपको दे दी गई है, आराम से देखिए। करेक्ट। छठवीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? देखो, जैसे ही विधानसभा नई गठित होती है, नई सरकार आती है, तो पहले ही दिन, विधानसभा के पहले ही दिन में, पहले ही बैठक में एक अध्यक्षता करने वाला तो चाहिए, तो वो अस्थायी तौर पे चुन लिया जाता है सबसे वरिष्ठतम उस समय जो विधायक होते हैं उनको। सेम लोकसभा में भी ऐसा होता है, उसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, जो बाकी अन्य विधायकों को शपथ दिलाते हैं। ठीक है। और तब तक रहते हैं जब तक स्थायी अध्यक्ष ना चुन लिए जाए, तो उसी को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो इस बार प्रोटेम स्पीकर चुनेगा श्री रामविचार नेताम जी। इनका चुनाव क्षेत्र है रामानुजगंज। 19 दिसंबर 2023 राज्यपाल के द्वारा इनका शपथ ग्रहण हुआ। तो प्रोटेम स्पीकर का ये पूरा कार्य है जो संविधान में वर्णित है। एम लक्ष्मीकांत आप डेफिनेटली पढ़ के जा रहे होंगे, उसमें ये सारे प्रोटेम स्पीकर के कार्य निर्धारित है। ठीक है, आगे बढ़े। जो मैंने चीजें बताई वही है। प्रोटेम स्पीकर के काम नए सदस्यों को शपथ दिलाना, विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराना, फ्लोर टेस्ट करना कि वाकई में फ्लोर टेस्ट क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव या प्रस्ताव मतलब अपना जो बोल सकते हैं कि मेजोरिटी है कि नहीं, जो सरकार दावा कर रही है सरकार बनाने की, उनके पास मेजोरिटी है कि नहीं, तो फ्लोर टेस्ट होता है। जहां कहीं डाउट होता है फ्लोर टेस्ट करवा देते हैं। स्थायी स्पीकर चुने जाने तक सदन की गतिविधियों को चलाना, मतलब जो अध्यक्ष के काम रहते हैं, अध्यक्ष को स्पीकर बोलते हैं, यह अस्थायी तौर पर है, प्रोटेम स्पीकर बोलेंगे। ठीक है, चलो अब तक प्रोटेम स्पीकर की पूरी सूची। पहले प्रोटेम स्पीकर रहे थे महेंद्र बहादुर सिंह, 76 वर्ष के थे। जैसे मैंने कहा, देखो वर्ष क्यों लिखा है, जो उस सभा के सबसे बोल सकते हैं वरिष्ठतम व्यक्ति होते हैं, वरिष्ठतम जो विधायक होते हैं, उनको चुन लिया जाता है प्रोटेम स्पीकर के तौर पे। ठीक है। और लोकसभा में बात करें, राज्यसभा में बात करें तो सांसद। ठीक है, राज्यसभा में नहीं, माफ करो, राज्यसभा में तो फिक्स होते हैं जो उपराष्ट्रपति होंगे, सॉरी, लोकसभा में ऐसा होता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरी विधानसभा, तीसरी विधानसभा, चौथी विधानसभा के लिए कर लीजिएगा। पांचवी विधानसभा, जस्ट इसके पहले इनसे प्रश्न आया था कि प्रोटेम स्पीकर कौन चुने गए थे। 2018 जो पीएससी हुआ था, राम पुकार सिंह। ठीक है, 82 वर्ष इनकी आयु थी उस समय। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी बात करें, जैसे राज्यपाल कौन है, इस समय के अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, नेता प्रतिपक्ष कौन है, और दिनेश शर्मा सचिव है। ठीक है, चार तो पहले से जानते हैं, दिनेश शर्मा जी का नाम ध्यान रखें सचिव के तौर पे। आगे बढ़ते हैं, अब कैबिनेट के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा प्रभार, कौन सा विभाग किस को दिया गया, तो मंत्रियों की बात करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, इनके पास कौन कौन सा विभाग था? सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्यिक कर, परिवहन और अन्य विभाग जो किसी अन्य मंत्री को डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, अलॉटेड ना हो। ठीक है। उप मुख्यमंत्री को विभाग दिया गया लोक निर्माण का, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर का, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी का, विधि और विधायी कार्य और नगरीय प्रशासन का। हर एक का विभाग आपको ध्यान होना चाहिए। मैथ्स द कॉलम में डेफिनेटली प्रश्न आएगा, लिख के ले लो आप। ठीक है। उप मुख्यमंत्री दूसरे जो है विजय शर्मा जी, इनको गृह और जेल का कार्य मिला। पंचायत ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का कार्यभार इनको दिया गया, विभाग दिया गया। श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास, धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति का इनको विभाग दिया गया। उनके बारे में ये डिटेल है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। श्री राम विचार नेताम जी की बात करें तो आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विकास, तो जितने भी आप देख रहे हैं आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग जो विभाग है वो रामविचार नेताम जी को दिया गया। ठीक है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण का भी इनका विभाग दिया गया है। श्री केदार कश्यप की बात करें तो वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता। क्लियर है? ठीक है, इनका पूरा ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ओपी चौधरी जी, बहुत ही चर्चित, युवाओं के मध्य प्रसिद्ध, ठीक है, और बोल सकते हैं इस चुनाव का एक आकर्षण। ठीक है, बहुत ही चर्चा में रहे ये, और युवाओं के चहेते हैं ये, युवाओं की तरफ से बहुत ही मतलब ये सक्रिय रहते हैं। ठीक है, केवल युवाओं की तरफ से नहीं, पूरी तरीके से हर मामले में ये सक्रिय रहते हैं। रायपुर के भूतपूर्व कलेक्टर, ठीक है ना, 2018 में जस्ट इन्होंने अपना कलेक्टर का पद छोड़ा था। 2018 में इनको असफलता मिली थी, लेकिन वो 2018 से 2023 तक चुप नहीं रहे, लगातार शासन प्रशासन की खामियों को उजागर करते रहे। इनका कार्य 5 साल अच्छा रहा और नतीजा हम देख पा रहे हैं, इनको अब मंत्री पद दिया गया। ठीक है, कौन कौन से विभाग? वित्त विभाग, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी, ये सारे इनको दिया गया। जैसे मैंने कहा 2005 बैच के IAS ऑफिसर रहे। ठीक है। श्री लखनलाल देवांगन की बात करें तो वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम इनको दिया गया है। मंत्री श्री दयाल दास बघेल जी, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण। ठीक।
श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण चिकित्सा 20 सूत्री कार्यक्रम इनको दिया गया। 11वें मंत्री की बात करें तो टंकराम वर्मा जी खेलकूद युवा कल्याण राजस्व आपदा प्रबंधन का इनको विभाग दिया गया। और श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी महिला बाल विकास समाज कल्याण का इनको विभाग दिया गया है। ठीक है, फोटो के साथ है। ध्यान रहे कुल मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, विधानसभा के सीट का 15%। तो 90 का 15% करें तो 15 निया कितना होता है, 135। ठीक है, तो 135 मतलब 13.5 सीटें हो सकती है। ठीक है, 15% की बात करें तो 13.5 निकल के आता है। तो 13.5 को राउंड ऑफ करके 14 नहीं करेंगे, 13 करेंगे, तो अधिकतम मंत्रियों की संख्या छत्तीसगढ़ में 13 ही हो सकती है। ठीक है, तो अभी कितने मंत्री देख रहे हैं, 12। तो एक मंत्री का और स्कोप है, वही लिखा हुआ है, एक मंत्री और बनाए जा सकते हैं अभी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये विभाग जो है ये पूरा विभाग है। देख लो एक शॉर्ट फॉर्म में, अगर उतना पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है तो इस बैनर को आप पढ़ के जा सकते हो। इसमें सबके विभाग लिखे हुए हैं, किसको क्या विभाग इस बार सौंपा गया है, एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण। 6वीं विधानसभा का प्रथम सत्र जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 19 दिसंबर से 21 दिसंबर प्रथम सत्र जो है वो लगा। ठीक, शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। पहले दिन प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम जी ने 89 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। अब यहां से प्रश्न देखो, कितने विधायक ने पहली बार पहले ही दिन शपथ लिया, किन्होंने छत्तीसगढ़ी में, किन्होंने संस्कृत में और कितने लोगों ने हिंदी में शपथ ग्रहण किया। देखिए बहुत महत्वपूर्ण, 31 विधायकों ने छत्तीसगढ़ी में, 6 विधायकों ने संस्कृत में और 52 विधायकों ने हिंदी में शपथ ली। ठीक है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी में शपथ ली उनके नाम, जिन्होंने संस्कृत में शपथ ली उनके नाम करके जाना है। तारीखों में साय सरकार की अगर बात करें तो ये पूरा सीक्वेंस है, परिणाम आने से लेकर क्या क्या गतिविधि हुई अलग अलग डेट में वो पूरी। ठीक है, पूरी सीक्वेंस है, पूरी जानकारी आपके पास। अब इसको आराम से देख के जाइए। आगे बात करते हैं, चुनाव रिलेटेड बातें हो जाती हैं यहां पर समाप्त। अब मैं थोड़ा सा और स्पीड से चलाऊंगा सो दैट वीडियो की लेंथ ज्यादा नहीं करते हुए फैक्ट जो है वो जल्दी आप कवर कर लें। मुल्लार्क परियोजना किससे संबंधित है, उसमें देश में सर्वश्रेष्ठ आया है कौन, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा ये दिया गया है। आधार क्या था, परियोजना के तहत दलहनी फसलों के अनुसंधान पर 5 वर्ष तक समीक्षा और मूल्यांकन करने के आधार पर ये देश में सर्वश्रेष्ठ चुना गया। मुल्लार परियोजना इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में वर्ष 1995 में मुल्लार परियोजना संचालित की जा रही है। इस परियोजना के तहत 6 दलहनी फसलों जैसे मूंग, उड़द, मसूर, तिवड़ा, राजमा, ठीक है, और मटर के अनुसंधान और विस्तार पर कार्य किया जा रहा था। ओके, तो इसके संबंध में ये बैनर है, इसको आप देख सकते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 11 किस्मों के विकास किए गए हैं अभी तक, जिसमें मूंग के 2, उड़द के 1, मसूर के 1, तिवरा के 1, मटर के 4 और लोबिया जिसको हम लोग स्थानीय भाषा में जुर्गा कहते हैं उनके 1 किस्म का बोल सकते हैं विकास किया गया है। ठीक है, 5 सालों में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की मुल्लार परियोजना के तहत दलहनी फसलों की 3 किस्में विकसित की गई। तो इसके संबंध में पूरा डिटेल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उड़द का 1, मटर का 1, मसूर का 1। ठीक, छत्तीसगढ़ में बन रही है पहली 6 लेन सुरंग, और ये 6 लेन सुरंग कहाँ बनेगी, केशकाल में, केशकाल की पहाड़ी में, मतलब कांकेर और कोंडागांव। इसकी लंबाई होगी 2.8 किलोमीटर। 6 लेन का सुरंग बन रहा है, ये किसका हिस्सा है, रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर का, इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है ये। ठीक है, किस परियोजना के तहत, तो भारतमाला परियोजना के तहत, है ना। तो ध्यान रहे, रायपुर से मतलब रायपुर के अभनपुर से लेकर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के सब्बावरम तक ये पूरी 6 लेन बनाई जा रही है NHAI के द्वारा, मतलब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। कुल लंबाई 464 किलोमीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में लगभग इसकी लंबाई बात करें 124, उड़ीसा में इसकी 240, आंध्र प्रदेश में 100 किलोमीटर इसकी लंबाई होने वाली है इस सड़क की। छत्तीसगढ़ में बात करें तो कहां से कहां तक इसकी लंबाई है वो आप देख सकते हैं। विशेष उदंती वन्य अभ्यारण्य से भी ये गुजरेगा और उसके तहत जो पशु जो प्रभावित होंगे 27 पशु, उनके निकासी मार्ग की व्यवस्था भी की गई है और बंदरों के लिए 17 छतरियां भी बनाई गई है ताकि वो प्रभावित ना हो। ठीक है, इस मार्ग के बनने से ना 175 किलोमीटर की लंबाई जो है वो कम हो जाएगी रायपुर से विशाखापट्टनम की। सोचिए, आगे बात करते हैं शक्तिपीठ परियोजना। ठीक है, शक्तिपीठ परियोजना में 5 शक्तिपीठों को मतलब माता के मंदिरों को चिन्हित किया गया है, जिसमें ऊपर से बात करें तो कुदरगढ़ी माता सूरजपुर से, चंद्रहासनी माता रायगढ़, महामाया माता बिलासपुर, बमलेश्वरी माता डोंगरगढ़, दंतेश्वरी माता दंतेवाड़ा, ये 5 शक्तिपीठ का चयन किया गया है शक्तिपीठ परियोजना के तहत। इसको ध्यान रखें, किन किन माता मंदिरों का चयन किया गया है शक्तिपीठ परियोजना के तहत, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ऊपर से आप नीचे पूरा देख लीजिए, सूरजपुर, रायगढ़, बिलासपुर महामाया माता मंदिर, डोंगरगढ़ बम्बलेश्वरी मंदिर, दंतेश्वरी माता मंदिर दंतेवाड़ा, क्लियर। चंद्रहासनी माता मंदिर रायगढ़ में, ऊपर कुदरगढ़ी माता मंदिर सूरजपुर में।
नक्सलगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टर्फ फुटबॉल ग्राउंड बनाया गया। कहां पर? नारायणपुर में। रामकृष्ण मिशन प्रबंधन के द्वारा 4.5 करोड़ की लागत से बना है ये। प्रदेश का दूसरा फुटबॉल ग्राउंड है, टर्फ के नाम से जाना जाता है, टर्फ बोलते हैं। फीफा के स्टैंडर्ड से बनाया गया ये, ताकि कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इवेंट कराया जा सके, फुटबॉल के मैच कराया जा सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। देश की प्रथम जेल पत्रिका जो है अब नए कलेवर में संग्रहित की जाएगी, और पहली जेल पत्रिका छत्तीसगढ़ की जो जिनके बोल सकते हैं कि रचयिता थे वो कौन थे? श्री कृष्ण जन्म स्थली समाचार पत्र, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ठीक है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की जो पत्रिका थी, जेल पत्रिका हस्तलिखित थी, उसको सहेजा जाएगा, ठीक है, सहेजा जाएगा। और ये जेल पत्रिका 1922-23, ये हम जब छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते हैं तो ये पूरा चीज़ हम जानते हैं, पढ़ते हैं। इतिहासकार रमेंद्रनाथ मिश्र ने 100 साल पुराने पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के श्री कृष्ण जन्मस्थली समाचार पत्र को संग्रहण के तौर पे नए कलेवर में जारी किया। और ये आप देखेंगे फोटो, ये जो नज़र आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के गांधी श्री पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ठीक है। और ये नज़र आ रहे हैं जिनकी बुक आप पढ़ के जाते हैं, रमेंद्रनाथ मिश्र जी, ठीक है। इनके बारे में सुना होगा, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुरानी बुक आती थी, ठीक है। तो ये रमेंद्रनाथ मिश्र जी आचार्य। दुनिया का सबसे छोटा प्राकृतिक शिवलिंग, ठीक है, दुनिया का सबसे छोटा प्राकृतिक शिवलिंग देखो, बस्तर में 5 से 6 मिलीमीटर तक। आयुर्वेद में शिवलिंग के नाम से विकसित है ये। एक बीज होता है, एक फल होता है लाल कलर का और हरे कलर का, बेल जैसी धारियां होती है, ठीक है। मतलब बेल जिसे बिलई पोटा के नाम से जानते हैं, वो एक बेल होता है छत्तीसगढ़ में, पता है उसको बिलई पोटा बोलते हैं। तो उसका एक ना लाल और हरे कलर का एक रंग का फल होता है, उसमें धारियां भी होती है सफेद रंग की। इसके भीतर ना 6 बीज होते हैं, और बीज को साफ करने में ना शिवलिंग की आकृति बीज नजर आती है। शिवलिंग की मतलब बीज में शिवलिंग की आकृति नजर आती है, इस कारण इसे शिवलिंगी भी कहा जाता है इस बीज को। इसे ना संतान प्राप्ति के लिए दवाइयों में प्रयोग किया जाता है, दवाइयाँ तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखो उसको दिखाएंगे, जैसे देखो ये हो गया वो बिलई पोटा नाम का बेल जो रहता है ना, उसके फल, ठीक है, धारी भी नजर आ रही है आपको। ये देखो इसके जो बीज है ये पूरे शिवलिंग जैसे नजर आ रहे हैं, देखो, ठीक है, ये शिवलिंग जैसे नजर आ रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, क्लियर? बढ़े आगे। चौंडी घाट लोहांडीगुड़ा बस्तर में, ध्यान रखें ये चर्चा में आया। चौंडी घाट कहां पर है पूछ देगा, ध्यान रहे। त्रिवेणी संगम, कौन कौन से? 3 जलधाराओं के संगम पे, मारकंडी, इंद्रावती नदी और आंजर नाला के संगम पर, यहां पर, क्लियर है। बस्तरवासी इसे अपना प्रयाग मानते हैं, बस्तर का प्रयाग है ये। छत्तीसगढ़ का प्रयाग अगर बात करें तो राजिम, बस्तर का प्रयाग ये नया था चौंडी घाट, ध्यान रखें इसको, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन कौन सी नदी आप देख पा रहे हैं, फोटो भी है, 3 संगम आप देख पा रहे हैं, किधर से आती हुई, किधर से आती हुई, किधर से आती हुई, ठीक है। अच्छा ये तो एक ही हो गया, ये संगम के बाद की स्थिति है, सॉरी, ये 1, ये 2, ये 3, माफ करो, ये फिर मिल के इधर जा रही है, ठीक है ना। 68 लाख गरीब परिवारों को अगले 5 साल मुफ्त चावल दिया जाएगा, जिसके बारे में आप चाहें तो डिटेल देख सकते हैं। थोड़ा सा अब जल्दी आगे हम वाइंड अप करते हैं इसको, ठीक है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। जैसे से मतलब नई सरकार बनी जैसे ही, तो कुछ कुछ नई घोषणाएं की गई, वही नई घोषणाओं के तहत ही ये सारी चीज़ें हैं। ये पॉइंटर आप पढ़ सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो द्वितीय अनुपूरक बजट भी इस बार लाया गया। अनुपूरक बजट मतलब जब बजट कम पड़ जाता है तो अनुपूरक बजट लाया जाता है। संविधान में सारी चीज़ें वर्णित है। तो किस किस मद के लिए कितने कितने करोड़ रुपए अनुपूरक बजट के तहत पास किए गए, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, सुशासन दिवस कब? 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। धान बोनस राशि वितरण समारोह मनाया गया कब? ये पूरी डिटेल है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री जी की अन्य घोषणाओं के तौर पर इसको देख लेना। क्यों? अब मैं नहीं चाहता वीडियो की लेंथ बढ़े, पॉइंटर से पढ़ना है, कवर करना, एग्जाम में जाना है, ठीक है। चलिए, वही जिसके बारे में बात कर रहे थे, धान बोनस राशि वितरण समारोह के बारे में। राज्यों में बेरोजगारी के आंकड़े की बात करें, अब देखो बेरोजगारी के मामले में छत्तीसगढ़ ऊपर आने लगा है, 5वां सबसे ज़्यादा बेरोजगार वाला राज्य छत्तीसगढ़। इसके पहले की सरकार थी, उसमें छत्तीसगढ़ सबसे न्यूनतम बेरोजगारी वाला था राज्य। ऐसा कैसे हो जाता है? बस हो जाता है, जैसा आप समझ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। चलो, तो ये बेरोजगारी के पूरे आंकड़े हैं, एग्जाम से प्रश्न आ सकते हैं, देख लीजिएगा। जान पर खेलकर बचाने वाले बच्चों की लिस्ट है, सूची है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं पुरस्कार से। आईपीएल में कुछ खिलाड़ियों की नीलामी हुई और छत्तीसगढ़ से भी कुछ खिलाड़ी कुछ टीमों के द्वारा खरीदे गए, उनको आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अन्य बातों में ये सारी बातें जो आपको कवर कर लेनी है इस महीने के करंट अफेयर से।
और इस तरीके से हो जाता है नवंबर दिसंबर का करंट अफेयर पूरा, जिसके करके ज़रूर जाना है। इसके संबंध में PDF जैसे मैंने कहा आज़ाद अकेडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा पूरा जनवरी से दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर। थैंक यू सो मच।